मेरे घर वाले दूसरे शहर में रहा करते थे और मैं दूसरे शहर में, क्योंकि मेरी नौकरी दूसरे शहर में ही लगी थी। नौकरी इतनी अच्छी थी कि मैंने अपना शहर और घर बार छोड़ना भी गवारा कर लिया। कंपनी की तरफ से गाड़ी और रहाइश भी मिली हुई थी। वैसे घर बार छोड़ने का फैसला मेरा नहीं था, ये मेरे अब्बा की मर्जी थी। वो चाहते थे कि मैं अपने मुस्तकबिल की फिक्र करूं। मैं जब भी घर जाने की बात करता तो बहन भाई से मिलना चाहता, अब्बा साफ इनकार कर देते और कहते कि छुट्टियां करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले पहले मुझे लगता था कि अब्बा मेरे मुस्तकबिल को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अब्बा की वजह से मैं सबसे दूर हो गया हूँ, और खासकर अपने घर से। मुझे अपने बहन भाइयों से मिले हुए अरसा गुजर गया था। मुझे उनकी बहुत याद सताने लगी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं अब्बा से कहूंगा कि मैं घर आना चाहता हूँ तो वो फिर मना कर देंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे ही तो होता था। मैं बस अब्बा को सिर्फ इतना कहता कि अब्बा मैं घर आना चाहता हूँ, और अब्बा कहते कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छुट्टियों की वजह से तुम्हारी नौकरी चली जाए। आजकल नई नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब्बा मेरे दिल में मुस्तकबिल के ऐसे खौफ बढ़ते कि मैं खुद ही छुट्टी करने का इरादा तर्क कर दिया करता था। लेकिन कब तक मैं अपने घर वालों से दूर रह सकता था। इसीलिए एक दिन मैंने सोचा कि मैं बिना बताए घर जाऊंगा, और फिर ऐसे ही एक दिन मैं बिना बताए घर पहुंच गया। मुझे लगा था कि सब मुझे देखकर खुश होंगे और अब्बा तो मुझे सीने से लगा लेंगे, आखिर मैं उनका बड़ा बेटा था। लेकिन अब्बा मुझे दरवाजे पर ही मिल गए। कहने लगे, घर में कोई नहीं है, सब दूसरे शहर शादी में गए हुए हैं, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया था। सारा रास्ता जो मंजर मैंने अपने जहन में सजाया था वैसे कुछ भी तो नहीं हुआ था। सीने से लगाना तो दूर, अब्बा ने मुझसे नरमी और मोहब्बत से बात तक न की थी। और इस बात का भी मुझे अफसोस हुआ कि इतनी दूर आने के बावजूद भी मैं किसी से नहीं मिल सका। मैं कुछ देर ठहरना चाहता था, काफी लंबी ड्राइव करके मैं यहाँ पहुंचा था, लेकिन अब्बा ने घर को बाहर से ताला लगा दिया और कहने लगे कि वापस लौट जाओ, मुझे भी शादी के लिए निकलना है। तुम्हें मना किया है कि इस तरह दफ्तर की छुट्टी लेकर ना आया करो। जब ज्यादा बहन भाई की याद आए तो फोन कर लिया करो, मैं बात करवा दूंगा। अब्बा ने इतनी सख्ती से बात की कि मेरे पास कहने को कुछ बाकी ही नहीं बचा, और मैं अपनी गाड़ी में बैठ कर वापसी के लिए निकल गया। घर आने की खुशी में मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सोचा था दादी के हाथ से बना खाना खाऊंगा, लेकिन शायद वो भी मेरे नसीब में नहीं था। अब्बा ने तो मुझसे खाने कभी नहीं पूछा था। मैं खाली पेट ही वापसी के लिए निकल गया। कभी कभी तो अब्बा का रवैया मुझे बहुत उलझन में मुबतला कर दिया करता था। आखिर अब्बा क्यों नहीं चाहते थे कि मैं घर आऊं और घर वालों से मुलाकात करूं। अम्मा के इंतकाल को थोड़ा सा गुजर गया था, लेकिन घर में मेरी दादी और मेरे छोटे बहन भाई थे। मैं बहुत ज्यादा खुद को तनहा महसूस करने लगा था। कभी कभी घर फोन करता तो अब्बा बात करवा दिया करते, और कभी कहते कि वो लोग पढ़ने के लिए गए हुए हैं। ऐसा लगता था कि जैसे मैं दूसरे शहर नहीं बल्कि परदेश में बैठा हूँ। एक शाम मेरे पास मेरे छोटे भाई का फोन आया, और उसने बस इतना ही कहा कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया और बिना सोचे समझे अपने शहर से निकल पड़ा। रात गए मैं घर पहुंचा तो अब्बा ने मुझे देखकर उतना ही सख्त रवैया अपनाया, और बस मैं खड़े खड़े दादी से मिल सका था। दादी की तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। मैंने छोटे बहन भाइयों को प्यार किया। अब्बा कहने लगे, सुबह तुम्हारा दफ्तर होगा, फिर अब तक यहाँ क्यों बैठे हो, जिस तरह आए हो उसी तरह वापसी के लिए भी निकलो और सुबह तक पहुंच जाओ। अब्बा तो मेरी एक छुट्टी भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। अब्बा के लहजे पर मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैंने छोटे बहन भाइयों की खातिर अपने आंसू पी लिए और दादी से मिलकर वापस अपने शहर के लिए निकल आया। अगले दिन मुझे नौकरी पर भी जाना था। अभी मैं रास्ते में ही था कि मुझे प्यास लगे। मैंने चेक किया तो बोतल में घर ही बोल आया था। रास्ते में एक होटल पर रुका, पानी खरीदा और वापस सफर शुरू कर दिया। लेकिन अभी गाड़ी चली ही थी कि मेरी गाड़ी से एक औरत आकर टकरा गई। वो औरत अचानक से कहाँ से आई थी मैं समझ नहीं सका था। शायद वो पहले से ही रोड पर थी और मेरा ही ध्यान नहीं गया था। सफर में मुझे म्यूजिक सुनने की आदत थी और मैं अपने पसंद के गाने लगाने के चक्कर में उस औरत को अनदेखा कर बैठा था। वो औरत बुरी तरह गाड़ी से टकरा कर गिर गई थी। मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं उसे ऐसे ही छोड़ के चला जाता या फिर उतर कर उसे देखता। मेरे दिल में ये खौफ भी था कि अगर उस औरत को कुछ हो जाता तो मुझ पर पुलिस केस बन जाता और मेरी जिंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्रों में गुजर जाती। मैंने गाड़ी को रिवर्स में लिया और सोचा कि उस औरत को क्रॉस करके निकल जाता, लेकिन फिर अब मेरा दिल न माना। मैं गाड़ी रोक कर नीचे उतरा और जब उस औरत के करीब गया तो उसकी हालत देख कर मुझे रहम आ गया। उसके सर से खून बह रहा था। शायद वो उम्मीद से थी। मैंने उसे उठाकर गाड़ी में लिटाया और किसी बड़े अस्पताल जाने के बजाय एक छोटे से अस्पताल में ले गया। अस्पताल वालों को पैसा खिलाया और उस औरत का इलाज शुरू करवाया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि वो औरत उम्मीद से थी
उसका तीसरा महीना चल रहा था और अब इस एक्सीडेंट की वजह से उसका हमल जाया हो गया। ये सुनकर मैंने सर पकड़ लिया था। मैं एक बच्चे का कातिल बन चुका था। मैं उस औरत को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए जानकर भी वही रुका रहा। जैसे ही इस औरत को होश आया वो खूब रोने लगी। डॉक्टर उसे बता चुके थे कि उसका बच्चा जाया हो चुका है। रोती हुई कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है, मेरा शोहर मर चुका है, मैं बेवा हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और अब तो मेरा बच्चा भी नहीं रहा जो मेरे जीने की आखिरी वजह था। तुम मुझे भी जान से मार दो। ये कहकर वो अपना सर दीवार से टकराने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और कहा कि होश करो, क्या हो गया है। वो जवान और खूबसूरत थी और उसके आंसू देखकर तो मेरा दिल बिल्कुल ही पिघल गया था। किसी ने सच कहा है कि औरत के आंसू मर्द को पिघला कर रख देते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने उस औरत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था। मैंने उस औरत से कहा कि तुम्हें कहाँ छोड़ूं मैं। उसने खाली खाली नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, किसी भी सड़क पर उतार दो, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। उसकी हालत भी काफी खराब थी। मजबूरन मैं उसे अपने फ्लैट में ले आया। उसकी दवाई वगैरह मैं खरीद चुका था। मैंने उससे कहा कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तुम मेरे फ्लैट पर रहोगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारा कोई इंतजाम कर दूंगा। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए। वो मेरे फ्लैट पर ही थी। उसकी हालत काफी संभल गई थी और फिर एक दिन वो कहने लगी है वो वापस जाना चाहती है। मैंने उसे पूछा कि कहाँ जाओगे तो उसने कांधे उचका दिए। इन थोड़े से दिनों में उसके किरदार को मैं पहचान गया था। वो एक अच्छी औरत थी। औरत क्या कहूँ, जवान लड़की ही तो थी, बस किस्मत ने उसे बेघर कर दिया था। मैंने एकदम ही उसे पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। दरअसल मैं तन्हाई से तंग आ चुका था। मैं जानता था कि फिलहाल अब्बा ना ही मेरी शादी करेंगे और ना ही मुझे घर आने देंगे। मैं इस तरह की जिंदगी कब तक गुजार सकता था। इसीलिए वक्त वो मुझे अपने लिए बेहतरीन हमसफर लग रही थी, जो मजबूर भी थी और मसलूम भी। मैं आसानी से अपने घर वालों की गैर मौजूदगी में से शादी भी कर सकता था। हमल के जाया होते ही उसकी इद्दत भी खत्म हो गई थी और वैसे भी उसने बताया था कि उसके शोहर को गुजरे 6 महीने होने वाले हैं। इसलिए मैंने उसी वक्त उससे निकाह करने का फैसला कर लिया। वो भी खुशी खुशी राजी हो गई। मैंने सादगी से निकाह कर ली और अपने घर वालों को इस निकाह की खबर भी ना होने दी। मैं उसकी सादगी और मासूमियत में इस कदर गुम हो चुका था कि मैंने उससे उसके मैके के बारे में भी कुछ नहीं पूछा था। जब शादी को कुछ दिन गुजरे तो मुझे ख्याल आया कि उसके घर बार में भी तो कोई होगा, और जब यही सवाल मैंने उससे पूछा तो वो सर झुका गई। कहने लगी कि माँ बाप तो थे नहीं, चचा चची ने पाला था और फिर उन्होंने मुझे एक आदमी के हाथों फरोख्त कर दिया था जिसने मुझसे शादी की थी। मैं उसी के घर में रह रही थी, लेकिन फिर वो इस दुनिया से चला गया और उसके माँ बाप ने मुझे ये कहकर निकाल दिया कि मैं खरीदी हुई औरत थी जिसे वो अपने घर में नहीं रख सकते। बात खत्म करके उसने चेहरा उठाया तो उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मुझे बहुत तकलीफ पहुंची थी कि वो बेचारी यतीम थी और दुनिया ने उसका जरा भी लिहाज नहीं किया था। मैं खामोशी से उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ना वो मुझे जानती थी और ना मैं उससे। हम सिर्फ इतना ही जानते थे जितना वक्त हमने एक साथ गुजारा था। ये शादी मैंने अपनी तन्हाई को खत्म करने के लिए की थी और वाकई ही मेरी तन्हाई खत्म हो गई थी। अब तो मेरा अपने घर जाने का भी दिल नहीं चाहता था। मैं फोन पर अपने घर वालों से बात करता था तो घर से बाहर निकल जाता ताकि मरियम की मौजूदगी की खबर किसी को ना हो। मेरे और मरियम के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक नहीं था क्योंकि मरियम ने मुझसे कुछ वक्त मांगा था। वो अपने पहले शोहर को बुलाने और अपने बच्चे के गम से निकलने के लिए कुछ वक्त चाहती थी। मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए मैंने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन फिर भी हम एक साथ खुश थे। इसी तरह 2-4 महीने गुजर गए। हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे मरियम जैसी लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकती थी। और फिर एक दिन अचानक मेरे भाई का फोन आया और वो कहने लगा, दादी की दोबारा से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, आप फौरन आ जाए। वो दबी दबी आवाज में मुझसे बात कर रहा था और फिर उसने ये भी कहा कि अब्बा को इस बारे में ना बताइएगा कि मैंने आपको बुलाया है। अब्बा गुस्सा करेंगे, उन्होंने आपको बताने के लिए सख्ती से मना कर रखा है। छोटे भाई की बात सुनकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। अब्बा की फितरत भी अजीब ही हो गई थी। जब से अम्मा का इंतकाल हुआ था, न जाने अब्बा को क्या हो गया था। मुझे घर से दूर भेजकर ऐसा लगता था जैसे अपनी जिंदगी से ही निकाल बैठे। क्या मैं दुख सुख में शरीक होने के काबिल भी नहीं रहा था? क्या नौकरी इतनी जरूरी थी कि इंसान अपनों की शक्ल देखने को भी तरस जाए? मुझे अपनी दादी से बहुत मोहब्बत थी और उनके लिए नौकरी भी मैं छोड़ सकता था। मैं दादी के पास जाना चाहता था, लेकिन अब मैं अकेला नहीं था कि फौरन से पहुंच जाता। मुझे मरियम का भी ख्याल था। जब मैंने उसे बताया कि मुझे अपनी दादी के पास जाना होगा तो वो परेशान हो गई और फिर कहने लगे कि अब आप मुझे अपने घर वालों से मिलवा दें। मैं कब तक यहाँ अकेली रहूंगी, पता नहीं आपको कितने दिन लग जाए।
بات تو اس کی ٹھیک ہی تھی. ابھی میں نے سوچا تھا کہ اپنے ابا سے بات کروں گا, اپنے ہی شہر میں کوئی نوکری تلاش کروں گا. اب تو میرے پاس تجربہ بھی اچھا خاصا تھا, مجھے وہیں کوئی نہ کوئی نوکری مل ہی جائے گی, تو میں پھر سے شہر نہیں آؤں گا. میں نے آن لائن ہی 2-4 جگہ انٹرویو بھی دے دیے تاکہ ابا سے بات کرنے میں آسانی رہے, اور مریم سے کہا کہ سامان باندھ لو, شاید ہمیں کچھ زیادہ عرصہ وہاں رہنا پڑے. مریم نے فوراً میرا اور اپنا سارا سامان باندھ لیا اور ہم دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئے. سارے راستے مریم مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتی رہی. اسے یہ خوف تھا کہ میرے گھر والوں سب قبول کریں گے یا نہیں.